हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका वोकैबुलरी थ्रू स्टोरी का डे नंबर 10 यानी कि स्टोरी नंबर 10 है। जिन्हें भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ से रिवीजन भी कर लेना और टास्क एंड टेस्ट के थ्रू वहाँ पर इस ग्रुप में क्या किया जाता है, प्रैक्टिस बैच में आपको वोकैबुलरी को सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, लर्न कराया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। आज की स्टोरी का टाइटल क्या है जरा देखिए। यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स द साइलेंट हीरोज ऑफ आवर लाइव्स, ये इसका है ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर, मतलब दादा दादी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ एक समझने वाली बात है। देखो क्या होता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ इसका कि कई बार क्या होता है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर कई बार अपने बूढ़े माता पिता को क्या करते हैं, बहुत सुख सुविधा से भर देते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें नीड किस चीज़ की होती है, इस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। क्या हर सुख सुविधा उनकी इच्छा पूर्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। उनको असल में ज़रूरत होती किस चीज़ की है, इस स्टोरी से आप सीखोगे। कई बार देखने को मिलता है अपने सोसाइटी में कि कई लोग अपने दादा दादी से काफ़ी नफरत करते हैं। कई बहुएं जो है अपने सास ससुर से, वृद्ध सास ससुर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हैं। कई बेटे भी ऐसे नालायक निकल जाते हैं ना, जो अपने वृद्ध माता पिता से काफ़ी नफरत करते हैं। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या होता है? इसके पीछे का रीज़न एक ही होता है कि आपका विचार उनके विचार से मैच नहीं करता। भाई जरा सोचने वाली बात है, आप दोनों के बीच एक जनरेशन का गैप होता है। आप जरा बताओगे कि कैसे आपके विचार मैच करेंगे? नहीं करेंगे आपके विचार मैच, है ना। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आप क्या करते थे, सुसु कर देते थे, गंदगी फैला देते थे इधर उधर, फिर भी वो आपके माता पिता, वो आपके दादा दादी एकदम हंस करके सह लेते थे, है ना, झेल लेते थे, और उन्हें मजा ही आता था कि चलो पॉटी कर दिया है बाबू ने, इसको साफ करना है ना। तो इस तरीके से प्यार लाड़ दुलार के साथ क्या करते थे, वो हर चीज़ों को, आपकी हर गलतियों को एक्सेप्ट करते थे, बिल्कुल प्यार की तरह। और जब आज वो बच्चे हो चले हैं, वृद्ध माता पिता, वास्तव में एक समय ऐसा आता है जो बच्चे का दिमाग हो जाता है, तब वो क्या होते हैं, उनका दिमाग तो बहुत ज़्यादा फंक्शन करता नहीं। बायोलॉजिकली भी अगर आप देखोगे, साइंटिफिकली भी आप देखोगे, तो उनका दिमाग उतना ज़्यादा फंक्शन करता नहीं। तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे? आपके विचार उनके विचार से मैच नहीं करेगा। आप जब बच्चे थे, इतने सारी गलतियां करते थे, फिर भी वो प्यार से ही सब चीज़ सह लेते थे। तो आज आप क्यों नहीं सह सकते? आप तो और भी ज़्यादा मैच्योर हो उनसे, है ना। आप नए जनरेशन के हो, वो बहुत पुराने जनरेशन के हैं, तो आपके विचार मैच नहीं करेंगे। आपको अपने अंदर सहन शक्ति पैदा करनी होगी। ठीक है, तो हर किसी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी वृद्ध माता पिता हो, सास ससुर हो, या फिर कोई दादा दादी हो, आपको बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करनी होगी अपने अंदर। ठीक है, तो उनकी हर गलतियों को माफ़ करना और प्यार दुलार लाड़ ही देना। इस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि उनको असल में ज़रूरत किस चीज़ की होती है, क्या सुख सुविधाओं की ज़रूरत होती है या फिर किसी और चीज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लाइन क्या बता रहे हैं देखिए। यहाँ पर बोल रहा है द एजेड पैट्रियार्क वेहेमेंटली रिक्वेस्टेड। यहाँ पर है पैट्रियार्क पिताजी के सेंस में, मतलब कोई अपने पिताजी को पैट्रियार्क कह के मत बुलाना, है ना। पैट्रियार्क कहने का सेंस होता है कि जो पिता की तरह होता है, जो एक मुखिया की तरह होता है। तो घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है ना। तो पैट्रियार्क का मतलब होता है मुखिया या फिर पिता। मैन के संदर्भ में होता है, ये फीमेल के संदर्भ में नहीं, मेल के संदर्भ में। ठीक है, वह मेंटली का मतलब होता है जोर देते हुए रिक्वेस्ट किया। क्या? द रीलोकेशन ऑफ हिज बेड टू द एक्सटीरियर वेरांडा। यहाँ पर बोल रहा है कि वृद्ध पिता ने आवेगपूर्वक जिद करते हुए अपने बिस्तर को बाहरी बरामदे में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर दो वर्ड्स थे, पैट्रियार्क और वेहेमेंटली। पैट्रियार्क का मतलब पिता, मुखिया, और वेहेमेंटली का मतलब जोर देते हुए, जिद करते हुए, जोरदार तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पैरा क्या कह रहा है? अगला पैरा है द सन वॉज इन डिस्ट्रेस। बेटा जो था वो क्या था? परेशान था। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान। एंड द डॉटर इन लॉ वॉज मटरिंग, है ना। कई सारी ऐसे बहुएं होती हैं जो मटरिंग करती हैं, बड़बड़ाते रहती हैं बुजुर्गों को देख करके, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। उनकी परिस्थिति को समझते हुए, उनका एज गैप को देखते हुए उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, समझना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बेटा परेशान था और डॉटर इन लॉ मटरिंग कर रही थी। क्या मटरिंग कर रही थी भाई? क्या बड़बड़ा रही थी? नो बडी अलोकेट्स सेपरेट क्वार्टर्स फॉर द एल्डरली। यहाँ पर बहू क्या बोल रही है कि बुजुर्गों के लिए कोई अलग से कमरा नहीं देता। वी हैव असाइंड देम अ रूम ऑन द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर हमने रूम भी दे रखा है उन्हें। AC, TV, फ्रीज, ऑल अम्यूनिटीज आर एट हिज डिस्पोजल। यहाँ पर अम्यूनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं, है ना, सुविधा। यहाँ पर आर एट हिज डिस्पोजल का मतलब होता है उनके पास होना। इज एट हिज डिस्पोजल और फिर एट हिज डिस्पोजल का अर्थ क्या होता है? उसके पास होना, उसके वश में होना।
एंड अ मेड इज ऑल्सो इन अटेंडेंस। अब देखिए अटेंडेंट का क्या मतलब होता है, अटेंडेंट का मतलब होता है किसी का सेवक, है ना, किसी का नौकर। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि कोई मेड उसके सेवा में, उसके लिए एक मेड भी है उसकी सेवा में, है ना। इज ऑल्सो इन अटेंडेंस का मतलब उसकी सेवा में होना। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित होती हूँ, हैज़ ही लॉस्ट हिज फैकल्टीज एट 70, क्या 70 की उम्र में क्या उनकी बुद्धि चली गई है ना। तो लॉस्ट हिज फैकल्टी का मतलब होता है किसी का सामर्थ्य चला जाना, किसी की बुद्धि चला जाना को क्या कहते हैं, लॉस्ट हिज फैकल्टी। क्लियर। तो किसी की शक्ति चला जाना, किसी का बुद्धि चला जाना, किसी का समझ चला जाना, ये कहलाता है लॉस्ट हिज फैकल्टी। अटेंडेंस का मतलब इज ऑल्सो इन अटेंडेंस का मतलब उसकी सेवा में होना, एट हिज डिस्पोजल का मतलब उसके पास होना, अमेनिटीज़ का मतलब सुख सुविधाएं, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान, और मैटरिंग का मतलब बड़बड़ाना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपके क्लियर हुए। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है राजू रूमिनेटेड, राजू मतलब उस वृद्ध पिता के पुत्र के बारे में कह रहा है, उसका नाम क्या है यहाँ पर, राजू। ठीक है, यहाँ पर क्या है स्टोरी, एक सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है राजू रूमिनेटेड, मतलब राजू ने ऐसा विचार किया। रूमिनेटेड का मतलब सोचना, विचार करना। द फादर इज फीबल, पिताजी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, एंड एलिंग और बीमार भी हैं। शुड ही परसिस्ट, आई शैल हैव हिज कॉट अरेंज्ड इन द वरांडा। अब यहाँ पर कह रहा है कि पिताजी काफ़ी दुर्बल हैं, फीबल हैं, है ना, एलिंग यानी बीमार हैं। शुड ही परसिस्ट, अगर वो जिद करें, है ना, परसिस्ट का मतलब जिद करना। आई शैल हैव, अगर वो जिद करें तो मैं उनके कॉट को यानी खटिए को, मतलब जो खाट होता है ना, उसको कहाँ लगवा दूंगा, वरांडा में लगवा दूंगा, है ना, वरामदा जिसको कहते हैं। अब समझिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ पर आया हुआ सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है शुड ही परसिस्ट, है ना, शुड ही परसिस्ट आई शैल हैव हिज कॉट अरेंज्ड इन द वरांडा। अब इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस भी, अफर्मेटिव सेंटेंस भी स्टार्ट होता है। कई लोग इसको देख करके घबरा जाएंगे, सर कैसा सेंटेंस है, कहाँ से आया है, ग्रामर में कहाँ पढ़ते हैं इसको, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये ग्रामर में एक चैप्टर होता है इन्वर्जन का रूल। जब आप एडवर्ब और एडजेक्टिव पढ़ते हो तो वहाँ पर इन्वर्जन का रूल पढ़ते हो, है ना। कंडीशनल सेंटेंस में भी आप इन्वर्जन का रूल पढ़ते हो। तो वही चैप्टर से यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ, कई सेंटेंस ऐसा स्टार्ट होता है, इफ आई हैड, है ना, इफ आई हैड मेट हिम, है ना, ऐसे करके आप पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो इफ आई हैड मेट हिम, अगर इफ को यहाँ से हटाना है तो यहाँ पर इन्वर्जन का रूल लगेगा। इन्वर्जन का रूल का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देना, इन्वर्जन का रूल कहलाता है। तो सेम मीनिंग देगा ये, इफ आई हैड मेट हिम, ऐसे करके अगर कोई सेंटेंस है, अगर मैं उससे मिला होता तो ऐसा होता, है ना। तो इसको इन्वर्जन का रूल लगाओगे इफ को हटा करके, तो अब आपको कैसा इसको लिखना पड़ेगा, हैड आई मेट हिम, है ना, हैड आई मेट हिम, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आप क्या कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर ही के पहले शुड लगा हुआ, यानी कि मॉडल वर्ब लगा या फिर हेल्पिंग वर्ब लगा है। क्लियर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। तो ये कोई भारी भरकम सा शब्द नहीं, इसका मतलब अगर ऐसा होता तो बाद में ऐसा हो जाता, है ना। तो वही वाला सेंटेंस है। इसके बेस्ट पर मैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी रखा हूँ, आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे इसके बाद इस वाले इन्वर्जन के रूल को, ठीक है, यानी कि इस तरीके के सेंटेंस को। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, शुड ही परसिस्ट आई शैल हैव हिज कॉट अरेंज्ड इन द वरांडा, मतलब कि यदि वो जिद करें तो मैं वरामदे में उनकी खाट लगवा दूंगा। यहाँ पर बोल रहा है इट हैड बिकम राजूस इनहेरेंट डिस्पोजिशन टू हीड हिज फादर्स डिजायर्स। यहाँ पर देखो, इनहेरेंट का मतलब दो मीनिंग होता है। इनहेरेंट का मतलब होता है आपके अंदर अंतर्निहित होना, है ना, आप में मौजूद होना, निहित होना, तो इनहेरेंट कहलाता है। अंतर्निहित, इसका एक पहला अर्थ हुआ इनहेरेंट का मतलब अंतर्निहित होना। दूसरा अर्थ होता है जो आपको आपके पूर्वजों से मिलता है, आपको विरासत में मिलता है, ठीक है, जो आपके पिताजी से आपको मिला होता है, इनहेरेंट ये भी कहलाता है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है आपका नेचर, आपका स्वभाव, और टू हीड का मतलब होता है क्या, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना फिर ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट हैड बिकम राजूस इनहेरेंट डिस्पोजिशन, यहाँ पर बोल रहा है पिता की इच्छाओं का ध्यान रखना राजू का स्वभाव बन गया है, नेचर बन गया है, ऐसा है ना, अंतर्निहित एक उसमें मौजूद सा क्या हो गया है, स्वभाव बन गया है। किस चीज़ का, पिता की इच्छाओं का ध्यान रखना, टू हीड हिज फादर्स डिजायर्स। क्लियर यहाँ सारे वर्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है आपका, अगला पैराग्राफ क्या है,
अगला पैराग्राफ है प्रेजेंटली मतलब अभी अभी द पैटर्नल कॉट फाउंड इट्स अबोर्ड विद इन द वरांडा, मतलब उसके बेटे ने क्या किया, वरामदा में उसके डेरा को जमा दिया, है ना। अबोर्ड का मतलब होता है डेरा जमा देना, अबोर्ड का मतलब डेरा होता है, स्थान होता है जहाँ पर आप रहते हो। तो वही चीज़ कह रहा है कि अभी बरामदे में पिता की चारपाई रखी हुई है, मतलब रख दिया गया, उनका डेरा को वहाँ पर जमा दिया गया। तो अबोर्ड का मतलब होता है क्या, डेरा होता है। तब फादर पिताजी अर्स्ट वाइल इसके पहले, है ना, जब वरामदे में उनका कॉट नहीं था उसके पहले के बारे में बता रहा है कि द फादर पिताजी अर्स्ट वाइल इसके पहले यूज टू हीट द हे। अब यहाँ पर भी क्या है, आपका इडियम है ना। यूज टू का मतलब ऐसा किया करते थे, क्या किया करते थे, हीट द हे मतलब पड़े रहते थे, सोए रहते थे, लेटे रहते थे, है ना। हीट द हे का मतलब होता है गो टू द बेड, मतलब सोने के लिए जाना, है ना। तो वो वहाँ पर पड़े रहते थे, कहाँ पर, अपॉन द कॉट इंसेसेंटली, यहाँ पर बोल रहा है कि खटिया पर पड़े रहते थे इसके पहले, जब बरामदे में उनका डेरा नहीं हुआ करता था, मतलब वहाँ पर उनके खटिया को नहीं लगाया गया था, तब पिताजी इसके पहले क्या किया करते थे, बेड पर लेटे रहते थे, कॉट पर लेटे रहते थे, इंसेसेंटली, इंसेसेंटली का मतलब लगातार लेटे रहते थे, है ना, मतलब ऊपर वाले फ्लोर में, कहीं घूमते फिरते नहीं थे, बेचारे अकेले में क्या करते थे, समय बिताते थे, लेटे रहते थे खाट पे। नाउ वॉक्स अनटू द गेट, यहाँ पर वॉक्स होगा, ठीक है, वॉक के बाद ये वॉक्स होगा। अब क्या कर रहे हैं, नाउ वॉक्स अनटू द गेट, अनटू का मतलब होता है वहां तक, है ना, तो गेट तक क्या कर रहे हैं, वो अब टहला भी करते हैं। ही स्ट्रॉल्ड अपॉन द वर्डेंट लॉन मोमेंटरली, यहाँ पर समझो, यहाँ पर बोल रहा है कि अब वो क्या करते हैं, ही स्ट्रॉल्ड अपॉन द वर्डेंट लॉन मोमेंटरली, मोमेंटरली का मतलब होता है कुछ देर के लिए, क्षणिक इसका मीनिंग होता है ना, क्षणिक, क्षण भर के लिए। तो यहाँ पर मोमेंटरली कहने का मतलब है कि कुछ देर के लिए अब वो क्या करते हैं, हरे भरे लॉन में टहला भी करते हैं। तो स्ट्रॉल्ड का मतलब क्या, स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना, वॉक करना, ठीक है। टहलने का बहुत सेंस में, कोई ठुमक ठुमक करके टहल रहा है, कोई तेज़ी से टहल रहा है ना, तो इस तरीके के मैं लिस्ट आपको बता दूंगा कभी। हालांकि मैं बता चुका हूँ एडिशनल जो वर्ड्स में पढ़ा एसपी बख्शी वाला सीरीज में, वहाँ पर मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो स्ट्रॉल्ड का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉल्ड का मतलब भी वॉक करना होता है, टहलना होता है। कहाँ पर, वर्डेंट लॉन, लॉन का मतलब लॉन ही होता है, आप जानते हो। वर्डेंट का मतलब क्या होता है, तो वर्डेंट का मतलब हरा भरा, है ना, तो हरे भरे लॉन में वो क्या करते हैं, कुछ देर के लिए अब टहला भी करते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, इंगेजिंग विथ प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होता है वंशज, वंशज आने की, आपके बच्चे के सेंस में यहाँ पर बता रहे हैं ना, उस वृद्ध व्यक्ति के बच्चे के जो नाती पोता है उसके घर में, उसके बारे में। तो बोल रहा है इंगेजिंग विथ प्रोजेनी मतलब उन बच्चों के साथ अब इंगेज्ड भी रहते हैं। कन्वर्सिंग आने की बातचीत भी करते हैं। चकलिंग आने की खिलखिला करके हंसते भी हैं। आर्टिकुलेटिंग, आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत भी करते हैं, स्पष्ट रूप से, है ना। आर्टिकुलेट का मतलब होता है भाषण देने की कला, है ना, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत करना आर्टिकुलेट कहलाता है, आर्टिकुलेट। बीमिंग का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मुस्कुराना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वे कुछ देर के लिए हरे भरे लॉन पर टहलते रहते, बच्चों से बातचीत करते, खिलखिलाते, बोलते और मुस्कुराते रहते हैं। क्लियर, यहाँ पर सारे वर्ड्स का मीनिंग बता दिया, रिकैप भी करा दूंगा लास्ट में। आगे क्या कह रहा है, एट टाइम्स मतलब कभी कभी, एट टाइम्स का मतलब होता है समटाइम्स, ठीक है, एट टाइम्स का मतलब समटाइम्स, कभी कभी। ही वुड बिसीज हिज सन टू प्रोक्योर हिज फेवरेट विक्चुअल्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि कभी कभी वो क्या करते, बिसीज हिज सन अपने बेटे से रिक्वेस्ट करते। तो बिसीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। टू प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, हिज फेवरेट विक्चुअल्स अपने फूड सामग्री, है ना, जो भी खाद्य सामग्री होता है, खाने के कुछ सामान होते हैं, जैसे कि आपका बेटा बाहर जाता है तो आप क्या कहते हो कि भाई आज के लिए थोड़ा गरम गरम समोसे लेते आना, जलेबी लेते आना, तो वो जो खाद्य सामग्री होता है, फूड होता है, उसको विक्चुअल कहा जाता है। तो ये नए नए आपके लिए वर्ड्स हो सकते हैं। तो विक्चुअल्स का मतलब वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट करता, बिसीज का मतलब रिक्वेस्ट करना, प्रोक्योर मतलब लाने के लिए, आप प्राप्त करने के लिए, अपने फेवरेट फूड को प्राप्त करने के लिए अपने बेटे से क्या करते, कभी कभी वो रिक्वेस्ट भी करते थे, ठीक है। आगे है ही पार्टुक, वो हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे, है ना, पार्टुक कई बार आ चुका है पिछले वीडियोस में। इन द रीपास्ट, रीपास्ट का मतलब भोजन होता है, तो यहाँ पर भोजन के संदर्भ में रीपास्ट भी देखे और विक्चुअल भी देखे, है ना। एक्सटेंडिंग द फूड टू हिज डॉटर इन लॉ सन एंड प्रोजेनी, मतलब अपने डॉटर इन लॉ की तरफ भी बढ़ा देते थे, जो भी अपने बेटे से मंगवाते थे, और अपने बेटे को भी कुछ देते थे, है ना, और अपने वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, प्रोजेनी थे, चिल्ड्रन थे, उस तक भी अपने खाने को बढ़ा देते थे। ओवर टाइम, उसके बाद क्या बोल रहा है कि समय के साथ क्या होता है, ओवर टाइम समय के साथ, हिज वेल बींग मतलब उनका जो सेहत है, वेल बींग का मतलब सेहत, है ना, स्वास्थ्य। यहाँ पर बोल रहा है एक्सिबिटेड, एक्सिबिटेड का मतलब ऐसा दिखाने लगा, क्या दिखाने लगा, अमेलियोरेशन, अमेलियोरेशन का मतलब होता है सुधार। तो यहाँ पर बोल रहा है कि समय के साथ उसकी सेहत में सुधार भी दिखने लगा, है ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अब तो बहुत सारे वर्ड्स देख चुके हैं ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या कहूँ जानबूझ करके अब के पैराग्राफ से बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिया हूँ ताकि आप खुद भी समझ सकते हो। सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब आप सीधा सीधा इसको पढ़ते जाओ, समझते जाओ कहानी को। यहाँ पर बोला, दादा थ्रो माई बॉल while entering the gate, Raju heard the voice of his 5-year-old son, so the son started scolding his son। मतलब उस वृद्ध व्यक्ति का जो बेटा था वो अपने छोटे बेटे को क्या करने लगा, डांटने लगा। नो अंशुल है ना, यहाँ पर क्या नाम है इसका, अंशुल है। फादर इज ओल्ड, डो नॉट आस्क हिम टू डू सच थिंग्स। दादा मेरी बॉल फेंको, वो कहता है ना। गेट में प्रवेश करते हुए राजू ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज़ सुनी तो बेटा अपने बेटे को डांटने लगा, नहीं अंशुल, बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं। फिर बोल रहा है, अब यहाँ पर देखो क्या है, पापा दादाजी पिक्स अप आवर बॉल एंड थ्रोज इट एवरी डे, अंशुल सेड इनोसेंटली। पापा दादाजी रोज हमारे बॉल उठाकर फेंकते हैं, अंशुल भोलेपन से बोला। व्हाट, क्या? राजू लुक्ड एट हिज फादर इन सरप्राइज। राजू ने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा, है ना। फिर आगे क्या है, मतलब वो जानते होंगे कि जब मैं काम पे जाता हूँ तो पिताजी लेटे रहते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक हो चुका है, बच्चों के साथ खेलते हुए, हंसते हुए, बातचीत करते हुए। तो आश्चर्य की तरफ देखते हैं, है ना, अपने पुत्र की तरफ, पिता की तरफ। आगे का क्या है, यहाँ पर बोल रहा फादर, अब उनके पिताजी बोलते हैं, एस सन, हाँ बेटा, यू हैड प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन द अपर रूम, है ना। हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थी, बट देयर वॉज नो कंपनी ऑफ लव्ड वंस, लेकिन अपनों का साथ वहाँ पर नहीं था, है ना। आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू यू पीपल, मतलब तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थी। एवर सिंस द कॉट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द गैलरी, जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है। फिर यहाँ पर बोल रहा है, आई टॉक टू यू पीपल वाइल गोइंग आउट एंड सिटिंग, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती है। इन द इवनिंग आई गेट द कंपनी ऑफ अंशुल एंड सिमी, शाम में अंशुल और सिमी का भी साथ मिल जाता है। मतलब अपने पोते पोती के बारे में ये बता रहे हैं कि अब मैं हमेशा सबके साथ खेलता हूँ, आप लोगों से बातें भी कर पाता हूँ। जब ऊपर के कमरे में रहता था तो कोई मिलने वाला नहीं था, किसी का कंपनी मेरे साथ नहीं था, इसलिए मुझे मन नहीं लगता था, इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम बीमार रहता था, है ना। फिर यहाँ पर बोल रहा है, फादर वॉज सेइंग एंड राजू वॉज थिंकिंग, पिताजी कहे जा रहे थे और राजू ऐसा सोच रहा था। क्या सोच रहा था? एल्डर्स प्रोबेबली नीड द कंपनी ऑफ लव्ड वंस मोर देन मटेरियल कंफर्ट्स, बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि सिर्फ आप सुख सुविधा बहुत सारा कुछ दे दो, लेकिन उनसे उनकी तबीयत ठीक नहीं होने वाली। उनके साथ 1 घंटे गप्पे मारा करो, उनके साथ खेला करो, मजाक किया करो, उनकी प्रेम कहानियों के बारे में सुना करो, उनके पास्ट में क्या क्या वो अपने लाइफ में किए हैं, उनके एक्सपीरियंस को सुना करो, है ना। उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया करो, तो देखना उन्हें भी मन लगेगा, अच्छा लगेगा और उनकी तबीयत में सुधार काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यही है इस स्टोरी का एक तरह से मोरल कहा जाए। फिर यहाँ पर क्या है आगे, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, बुजुर्गों का सम्मान करें, दे आर आवर हेरिटेज, यह हमारी धरोहर हैं, एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर एल्डर्स इन एवरी सिचुएशन, और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना, ख्याल हर हाल में अवश्य रखें। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है दीज आर दोज ट्रीज, मतलब उन वृद्ध व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है ना, ये वो पेड़ हैं विच आर लिटिल बिटर, जो थोड़े कड़वे हैं, बट देयर फ्रूट्स आर वेरी स्वीट, लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं, एंड देयर शेड इज़ अनमैच्ड, और उनकी छाँव का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, कई ऐसे शॉर्ट वीडियो भी देखने को मिल जाता है कई बार कि कोई अपने पोता को देखता है बहुत वर्षों के बाद तो रोने लग जाता है ना। तो इस तरीके की कहानी है। तो चलिए बहुत कुछ सीखे, एक बार पीडीएफ से अपना स्टोरी भी पढ़ लेना अच्छे से समझने के लिए, और बाकी मैं यहाँ पर रिकैप करा देता हूँ सारे वर्ड्स का। पैट्रियार्क का मतलब होता है आदरणीय वृद्ध पुरुष को पैट्रियार्क कहा जाता है, पिता कहा जाता है। वह मेंटली मतलब जोरदार तरीके से जोर देकर। डिस्ट्रेस का मतलब परेशान होना। मटरिंग का मतलब बड़बड़ाना। अम्यूनिटीज़ का मतलब सुख सुविधाएँ। एट हिज डिस्पोजल का मतलब किसी के पास होना, किसी के वश में होना। फिर आगे क्या है, इज़ इन अटेंडेंस का मतलब की सेवा में होना। लॉस्ट हिज फैकल्टीज़ का मतलब अपनी शक्तियों को खो देना, समझ खो देना। रूमिनेटेड का मतलब चिंतन किया, ऐसा सोचा। फीबल का मतलब कमज़ोर। परसिस्ट का मतलब जिद करना। इनहेरेंट का मतलब अंतर्निहित होना, फिर पैतृक भी होता है। ठीक है, फिर अगला है डिस्पोजिशन। ये याद रखना, डिस्पोजिशन का मतलब नेचर होता है, किसी का स्वभाव होता है। मिजाज, स्वभाव, प्रकृति। हीड का मतलब ध्यान देना, ध्यान रखना।
अबाउट का मतलब स्थान या फिर डेरा, अष्टवाइल का मतलब इससे पहले, हिट द हे का मतलब गो टू बेड या फिर गो टू स्लीप, इंसेसेंटली का मतलब लगातार, निरंतर, कंटिन्यूसली, वर्डेंट का मतलब हरा भरा, मोमेंटरली का मतलब थोड़ी देर के लिए, और आगे क्या है प्रोजेनी, यहाँ पर क्या है प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब संतान होता है, वंशज होता है। इस कहानी में बच्चों के सेंस में बोला गया है। कन्वर्स का मतलब बातचीत करना, चकल का मतलब हंसना, खिलखिला करके हंसना, आर्टिकुलेट का मतलब अच्छे से बोलना, साफ साफ बोलना, बीमिंग का मतलब मुस्कुराना। फिर अगला क्या है, अगला है एट टाइम्स, यहाँ पर क्या है एट टाइम्स मतलब कभी कभी, बिसीज का मतलब रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना, विक्चुअल्स का मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं सामग्री होती हैं उसको कहते हैं विक्चुअल, रिपास्ट का मतलब भी फूड होता है, खाना होता है, एग्जिबिटेड का मतलब, एग्जिबिट का मतलब ऐसा दिखाना, शो करना, एमेलियोरेट का मतलब सुधार होता है, इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि प्रीवियस डे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिनोनिम पूछा गया था, सिनोनिम डेस्टिट्यूट का पूछा गया था कि क्या होता है। तो ब्रोक का मतलब भी गरीब होता है, डेस्टिट्यूट का मतलब भी गरीब होता है, इंडिजेंट का मतलब भी गरीब होता है, पेन्यूरियस का मतलब भी होता है जिसके पास पैसे की काफ़ी कमी होती है ना, मतलब गरीब। तो ये तीनों ही इसके क्या है सिनोनिम है। तो डेस्टिट्यूट का सिनोनिम क्या हो गया आपका, ब्रोक, इंडिजेंट और पेन्यूरियस। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी नंबर ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, आपको इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताना है, कमेंट में बताना है। यहाँ पर है शुड इट रेन द इवेंट विल बी मूव्ड इंडोर्स। इसी स्टोरी में मैं बता चुका हूँ ये वाला स्ट्रक्चर को कि क्या इसका मीनिंग होता है ना। शुड इट रेन द इवेंट विल बी मूव्ड इंडोर्स, शुड ही फेल द टेस्ट ही विल हैव टू रीटेक इट, शुड शी डिसाइड टू लीव वी विल सपोर्ट हर चॉइस। ठीक है, तो ये तीनों को क्या करना चाहिए आपको कमेंट में बताना चाहिए, ट्रांसलेट करना चाहिए, ताकि आप लाइफ टाइम के लिए इस चीज़ को ना भूलो और ऐसा स्ट्रक्चर आपको अननोन ना लगे। ठीक है, तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग हेयर अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।